चौबट्टा खाल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा। सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा केंद्र में लगातार तीसरी बार बनने जा रही भाजपा की सरकार। तेरह अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। गढ़वाल और हरिद्वार में चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। नैनीताल जिले में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। भीमताल विकासखंड के क्षेत्र पंचायत प्रमुख भाजपा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। नानकमत्ता डेरा हत्याकांड का शूटर इनकाउंटर में ढेर। 28 मार्च को की थी तरसेम सिंह की हत्या। दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करेंगे देहरादून का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में वह चुनावी जनसभा करेंगे। हल्द्वानी में चुनावी जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को श्रीनगर और रुड़की में करेंगे जनसभा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में कई जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम योगी का ये उत्तराखंड दौरा, जहां पर वह कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा यहां पर आयोजित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, जिसमें वह 13 अप्रैल को हल्द्वानी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं श्रीनगर में भी वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे और रुड़की में 14 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। रुख करेंगे खबरों का। गढ़वाली संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चौबट्टा खाल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से हर गांव और शहर में पीएम मोदी को समर्थन मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को बड़ी संख्या में लोग भाजपा के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है, उससे उन्हें पूरा भरोसा है कि गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी भारी मतों के साथ जीत हासिल करने जा रही है। ये बहुत ही प्रचंड समर्थन मिल रहा है। सभी मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं और सभी का ये नारा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, उसमें लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा वातावरण है। सभी चाहते हैं मोदी जी को मजबूत करें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, यहाँ भी होगी तो बड़ी तेजी से बिका। लोकसभा के चुनावी रण के लिए उत्तराखंड में अब बामुश्किल 10 दिन ही बचे हैं। रुद्रपुर के बाद अब 11 अप्रैल को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की रैली तय हो चुकी है। कांग्रेस भी भाजपा को जवाब के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी सभाएं जल्द कराने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा 13 अप्रैल को उत्तराखंड का रुख करेंगी।
वह गढ़वाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष ने दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है। हमारे स्टार प्रचारक चल रहे हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं और 13 तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुंचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़ा में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते सभी पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुदियाल ने गोपेश्वर पहुंचकर वोट देने की जनता से अपील की। गोपेश्वर मुख्य बाजार में आयोजित जनसभा में पहुंचने पर समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गुदियाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी ली और प्रत्याशी गणेश गुदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता इस बार भाजपा के नेताओं के खोखले वादे से ऊब चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आने वाले हैं तो हमें लगा कि इतना बड़ा जनमत पाकर वास्तव में कुछ देश को बदलने की कुछ तरकीब इनके पास होगी, और इस देश को अगर बदलना है, इस देश को अगर बदलने की कोई इच्छा शक्ति रखता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद अल्मोड़ा में चुनाव प्रचार रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार को फीका बताते हुए पैसा नहीं होने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ईमानदार नेता हैं, उनके पास चुनाव के भारी खर्च के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस के खाते सीज होने के कारण पार्टी से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से चुनाव फीका पड़ गया है। प्रारंभिक जो संघर्ष का जीवन रहा है, जो जनहित के मुद्दों को उठा करके जो उन्होंने संघर्ष किया है, और उसके बाद जब वो विधायक बने, राज्यसभा में भी गए, एक बार सांसद भी बने, और उसमें भी उन्होंने बेहद ईमानदारी से काम किया। उनके पास पैसा नहीं है, नंबर एक, तो वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और पार्टी अगर पैसा देती तो पार्टी का खाता सीज कर रखा है। चुनाव आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों का खाता सीज कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कहाँ से वो प्रचार को आगे बढ़ा पाएंगे। लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करना शुरू कर दिया है। निर्वाचन नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक नैनीताल में 452 कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। नोडल अधिकारियों ने पोस्टल बैलेट से विधानसभा रामनगर के 93, हल्द्वानी के 56, लालकुआं के 58, भीमताल के 43, काला ढूंगी के 116, नैनीताल के 86 कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल तक 761 कार्मिकों के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे, और कल तक रामनगर जो विधानसभा है उसमें 220 पोस्टल बैलेट हो गए थे। और आज का जो डेटा है पोस्टल बैलेट का और ईडीसी का, वो जल्द ही आपके साथ शाम को अपडेट करके शेयर कर दिया जाएगा। देहरादून ईसीआई ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक पोर्टल बनाया है, जिसमें शिकायत समेत प्रचार संबंधी सभी तरह की सुविधाएं ऑनलाइन की जा सकेंगी। इस अवधि के दौरान प्रचार की अनुमतियां, हेलीकॉप्टर, वाहनों, पोस्टर, बैनर और अन्य अनुमतियों की सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। एसीईओ के मीडिया सेंटर में बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए आयोग द्वारा विभिन्न ऐप एवं पोर्टल तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर से अधिक अनुमतियां मांगी गई हैं और अब तक 17 अप्रैल तक अनुमति मांगी जा सकती है। इसे ऑनलाइन मोड से आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में चुनाव संबंधी कई शिकायतें भी मिली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 10,000 से अधिक शिकायतें अवैध पोस्टरों को लेकर पौड़ी जिले से आई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप्स और पोर्टल तैयार किए गए हैं। उसी के अंतर्गत सुविधा एक पोर्टल उनके द्वारा तैयार किया गया है,
जिसके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद में जो प्रचार के समय के भीतर जो अनुमतियां होती, प्रचार की अनुमति, हेलीकॉप्टर्स की अनुमति, वाहन अनुमति, पोस्टर, बैनर, यूनिपोल्स की अनुमति, ये समस्त अनुमतियां इस सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं और किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर भी फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं और अनुमतियां भी ऑनलाइन मोड से प्राप्त हो सकती है। इस सुविधा पोर्टल के ऊपर अभी तक जो अनुमतियां प्रदान की गई हैं, इसमें 2121 अनुमतियों की रिक्वेस्ट समस्त कैंडिडेट्स अथवा उनके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई थी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा सियासी झटका लगा है। नैनीताल जिले के भीमताल विकासखंड के क्षेत्र पंचायत प्रमुख ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है कि इच्छा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है और भगवा गमछा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। पंचायत प्रधान के साथ आए हैड़ा खान प्रधान नवीन पलडिया और पूर्व सैन्यकर्मी कुंदन फौजी ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी है, जिसमें प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस में नेतृत्वहीन हो चुका है इस जिले में, क्या पूरे प्रदेश में, और जिसका एक कारण ये भी रहा कि कांग्रेस की नीति इस तरह की हो गई कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसको क्षेत्र के लोग नहीं पहचानते, और जिस कारण जो कार्यकर्ता थे वो बड़े मायूस हो चुके हैं। तो इसी बीच अब माननीय अजय भट्ट जी जो पूर्व सांसद हैं, इसमें प्रत्याशी भी हैं, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया और उसमें प्रयास कराने में विशेष रूप से हमारे लोक संघ अध्यक्ष मुकेश वोरा जी ने विशेष पहल की और इन्हीं के प्रयासों के बदौलत हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान का दौर सोमवार से शुरू हो गया है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में सोमवार से मतदान टीमें घर घर पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जा रहा है। लालकुआं में 245 मतदाता हैं, जिनमें से 161 मतदाता 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। वहीं 84 मतदाता दिव्यांग हैं, जिनके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है, जिसका पहला चरण 10 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 100% मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई मतदाता छूट गया तो दूसरे चरण का मतदान 11 अप्रैल को हो सकता है। पूर्ण कर चुके हैं मतदाता, और ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ है, 40% जिनकी विकलांगता है, ऐसे वोटरों को फॉर्म 12 बटेगा और जिनके हमें फॉर्म 12 वापस मिले, ऐसे 245 मतदाता हैं, जिसमें 161 हमारे 85 वर्ष से अधिक वाले हैं और बाकी 84 मतदाता हमारे विकलांग कैटेगरी के हैं। और इसके लिए हमारी 10 टीमें बनी हैं और उन्होंने घर जाकर आज प्रातः 8 बजे से मतदान शुरू करवाया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब, देखते रहिए। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम आपको चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जनसंघ का चुनावी इतिहास क्या रहा है, क्या आप जानते हैं? हम आपको बताते हैं। जनसंघ ने पहला चुनाव 1952 में लड़ा था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था। 1952 में चुनाव लड़ा गया तो 3 सीटें जनसंघ को मिली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके लीडर थे। आपातकाल के बाद पार्टी भंग हो गई। आज चुनावी रोचक तथ्य में हम आपको बताएंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी उनकी थी। वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक उन्होंने शासन किया। पहले गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। ब्रिटिश संसद के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ब्रिटिश संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन था। इस सदन का विकास इंग्लैंड में हुआ। 13वीं और 14वीं शताब्दी में विकसित हुई ब्रिटिश संसद से प्रेरित है हमारी संसद की जो रूपरेखा। विश्व के पुरानी सांसद व्यवस्थाओं में से यह एक है। भारत में पहला चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1920 को हुआ। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह चुनाव था। निचले सदन में कुल 104 सीटें थी। 66 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 37 सीटें यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थीं। प्रमुख पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहा जाता था। लोकसभा चुनावों का इतिहास क्या रहा है? 1951 और 52 में देश के पहले चुनाव हुए। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री नेहरू बने। 1970 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। शक्ति आराधना और संकल्प के पावन पर्व चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रथम चरण में मतदान होने हैं। अभी तक दर्जन भर से ज्यादा नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल दल बदल का दौर जारी है। इसी बीच उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बड़ा ऐलान कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अन्य दलों के नेताओं के गुण दोष के आधार पर 19 अप्रैल तक बीजेपी में शामिल होने के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 लोकसभा की 23 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान वह मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के रूप में केंद्र में मोदी और राज्य में धामी सरकार मिलकर निरंतर विकास की नए आयाम स्थापित कर रही है। उसके आधार पर पार्टी का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। 19 तारीख तक हमने बड़े दरवाजे खोल रखे हैं उत्तराखंड के अंदर। और क्योंकि अब की बार 400 पार सब कह रहे हैं, उस 400 पार के यज्ञ में जो अपनी आहुति देना चाहते हैं हम सबका स्वागत करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग में इसलिए कह रहा हूं कि कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार से कहा है कि राजस्थान में आकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 370 हटाई, यहाँ क्या वास्ता। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है कि उनको राजस्थान और कश्मीर अलग अलग लगता है। उन्होंने कश्मीर को इतने वर्षों तक अलग अलग करके रखा है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कच्छ तक भारत को एक मानते हैं। उत्तराखंड के नानकमत्ता डेरा प्रमुख की हत्या का प्रमुख आरोपी शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू एनकाउंटर में मारा गया। 28 मार्च को सुबह डेरे से तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई थी। 8 अप्रैल की देर रात उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के साथ चली मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को मार गिराया।
जबकि दूसरा आरोपी वहां से भाग निकला, जिसकी फिलहाल तलाश की जा रही है। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। बता दें कि बाबा तरसेम सिंह लंबे समय से श्री नानक मत्ता गुरुद्वारे के कार्य सेवा प्रमुख थे। तरसेम सिंह पंजाब और तराई में सिखों के सिरमौर माने जाते थे। उनकी गोली मारकर हत्या का वीडियो वायरल हुआ था और यही कारण है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। ये काफ़ी समय से उत्तराखंड की पुलिस जो है इसमें अभियुक्त के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इसकी पहचान और पता सब मालूम चल चुका था। तो पुलिस का बराबर दबाव था इन पर। इनके जो होम एड्रेस है, इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, सब जगह पुलिस लगातार उस पर दबाव डाल देती है, जिस पर अभी जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ टाई अप करके हमारे उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में इस तरह से संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं। बाइक से 2 जने हैं। तो इस सूचना पर तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड की पुलिस को मिली, सोमवार को नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में करीब 55 विवाहित बहनों को भटोली दी गई। पंडित ने बताया कि चैत माह आते ही विवाहित बहनें अपने मायके से भिटोली के उपहार का इंतजार करती हैं, जिसमें भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए पिछले साल से पाषाण देवी मंदिर में भिटोली परोसी जा रही है। बता दें कि सदियों पहले पहाड़ में यह प्रथा शुरू की गई थी, जब तब आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध नहीं थे और न ही बहू को मायके जाने की छूट थी। इसलिए अपनी शादीशुदा लड़की से कम साल भर में एक बार मिलने और उससे भेंट करने के प्रायोजन से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। भाई बहन के प्यार को समर्पित यह रिवाज सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है। चैत की भिटोली दी जाती है बहनों को, जो हमारी क्योंकि पहले का ये रिवाज हुआ करता था कि बहनें बहुत दूर दराज के इलाकों में ब्याह करके जाती थी और उनसे मिलने का एक माध्यम होता था भिटोली। इसे मनाने के कई रीजन है, लेकिन हमारा रीजन सिर्फ ये है कि हम सभी बहनें एक दूसरे को मायका बन सके, एक दूसरे को प्यार से जोड़ सके और एक दूसरे के लिए हमेशा परवाह करने के लिए हमेशा खड़ी रहे। चरणों से जो है भिटोली का कार्यक्रम शुरू किया है। इस वर्ष 25 साल है, हमारा दूसरा साल है भिटोली का। इस बार पिछले साल जो है हमने 21 महिलाओं को, इस बार जो है माँ के आशीर्वाद से 51 महिलाओं को माँ पाषाण देवी मंदिर में भिटोली का आयोजन किया गया, जिसमें जो है जगह जगह से हमारे पास महिलाएं आई है। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम में देश विदेश और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दे रहा है, जो कि श्रद्धालुओं की सहायता भी कर रहे हैं। मां पूर्णागिरि धाम एक शक्तिपीठ स्थल है, जहां माता सती की नाभि गिरी थी। तब से इस शक्तिपीठ स्थल में लाखों लोग मां पूर्णागिरि के दर्शन को पहुंचते हैं। पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन करने आए हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और यहाँ के बाद अब सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन करने जाएंगे। बहुत माना जाना धाम है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं हम लोग। यहाँ दर्शन हो गए? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। सभी को हिदायत दी गई है कि कोई भी गहरे पानी में न जाए और न नदी पार करके तैरे, और जो घाट नियत है उसी घाट में नहाया जाए, उसमें सुरक्षित है। और फिर भी जल पुलिस व गोताखोर मुस्तैद है और नदी के दोनों तरफ मूवमेंट में रहते हैं कंटिन्यू। नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक के ऊंचाकोट के मल्लाल गांव में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोग समेत ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी लोगों को खाई से बाहर निकाला गया।
नैनीताल के पास बेताल घाट क्षेत्र के मल्ला गांव ऊंचाकोट मोटर मार्ग पर सोमवार देर रात पिकअप 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वाहन में सवार 2 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। नैनीताल सीओ सिटी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सभी क्षेत्र में पेयजल लाइन बिछाने का काम खत्म करने के बाद वे सभी वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले नेपाली मजदूरों के नाम और उनके घर का पता अभी नहीं चला है। घायलों के होश में आने के बाद ही कुछ जानकारी हासिल हो सकेगी। जो है वो हम जंगल में छानबीन के इनको एक एक करके सब उठा के फिर रोड में रखा, फिर एम्बुलेंस में फिर इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेताल घाट में ले जाया गया। तो इसमें से जो 2-3 जो है गंभीर हालत में थे, बाकी की तो वहीं पर मौके पर डेथ हो गई थी। स्थानीय लोग इसमें कोई नहीं था, मालिक खुद मालिक था, ड्राइवर खुद मालिक था। अपना काम खत्म करके रामनगर से होते हुए खटीमा अपने नेपाल घर जा रहे थे, तो उसी में ही खड़ी ऐसा बताया जा रहा है कि खड़ी पिकअप थी और वो नीचे को धीरे धीरे स्लाइड होने लगी और अचानक से थोड़ी सा ही मार्जिन होने की वजह से वो नीचे गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन सब पहुंचे और गांव वालों की मदद से उनको बॉडीज को भी निकाला गया और 2 उनमें घायल थे, उनको भी तुरंत हमें खैरना जो सीएससी वहां पहुंचाया। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।